Hello students, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss current affairs from 9th Feb to 15th Feb. ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं. First question. The first ever International Military Adventure Challenge Cup IMAC 2026 was hosted by which of the organization? इसका करेक्ट आंसर है इंडियन आर्मी. देखो, अभी जो इमाक हुई थी ना, ये कहाँ पर हुई थी? ये ईस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर हुई थी. ठीक है, किस किस लोगों ने इस मतलब किस किस कंट्री ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था? भूटान, ब्राज़ील, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया. अगर तुम देखोगे ना तो इसके अंदर से ब्राज़ील, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसने भी पार्टिसिपेट किया था. इंडिया से कौन कौन सी और फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था? जैसे तुम्हें ये तो पता ही है, इंडियन आर्मी ने किया है, एयरफोर्स ने किया है, कोस्ट गार्ड ने किया है, आईटीबीपी ने किया है. ठीक है, इंडियन नेवी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था. इट डिड नॉट पार्टिसिपेट. तो तुम याद रखना, होस्ट किया था इंडियन आर्मी ने, पार्टिसिपेट किया था आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और आईटीबीपी ने. नेवी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था. कंट्रीज़ कौन सी आई थी? भूटान, ब्राज़ील, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एंड सऊदी अरेबिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंबाइंड टास्क फोर्स CTF 154 ऑपरेट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस. ठीक है, CTF ऑपरेट्स अंडर CMF, दैट इज कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस. कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस का अब हम हेडक्वार्टर देख लेते हैं. इसका हेडक्वार्टर है मनामा, जो कि है बहरीन में. ठीक है, जैसे तुमने CTF देखी 154, और भी बहुत सारी ना ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंबाइंड मेरीटाइम फोर्स के अंदर आती हैं. जैसे कि CTF 150, ये देखती है मेरीटाइम सिक्योरिटी. CTF 151, ये देखती है काउंटर पायरेसी को. CTF 152, ये देखती है मेरीटाइम सिक्योरिटी इन अरेबियन गल्फ. CTF 153, ये देखती है रेड सी के अंदर. 154, ये देखती है मेरीटाइम सिक्योरिटी थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम अक्रॉस मिडल ईस्ट. ये ना मिडल ईस्ट के एरिया के अंदर चीज़ों को देखती हैं. ठीक है, जो CTF 154 थी ना, ये इस्टेब्लिश हुई थी मई 2023 के अंदर. अभी अभी ना जो इसकी कमान है, इट वॉज इनिशियली विद इंडियन नेवी. ठीक है, नाउ इट हैज़ बीन पास टू इंडियन नेवी. इटालियन नेवी से इंडियन नेवी के पास अभी इसकी कमांड आ गई है. ठीक है, कमांड लेने कौन गया था? कमांड लेने गए थे कोमोडोर मिलिंद एम मोक्षी. ठीक है, ये हमारी इंडियन नेवी के कोमोडोर हैं, कोमोडोर मिलिंद एम मोक्षी. ये नाम भी आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम को भी याद रखना. ठीक है, कोर स्टाफ ऑफ CTF 154 में ना कुछ कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ का भी नाम याद रखना. वो है इजिप्ट, कनाडा, इजिप्ट, जॉर्डन, सेशल्स, टर्की एंड USA. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC इट इज़ हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर. अभी करंटली इट इज़ बीइंग हेडेड बाय राजनाथ सिंह. ठीक है, याद रखना, ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर. ठीक है यार, अब देखो, इस DAC ने ना 2-3 डील साइन करी हैं, जिसमें से पहली डील है 114 रफाल की, जो कि फ्रांस से आएंगे. ठीक है, जिसमें से 90 जो होंगे वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर्ड किए जाएंगे. ठीक है, 6 P8I जो कि USA से आएंगे. P8I एक मेरीटाइम सर्वेलेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, जिसको कौन सी कंपनी बनाती है? बोइंग कंपनी बनाती है. ठीक है, DAC अपनी प्रोग्रेस किस चीज़ के ऊपर वो करता है? इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस बेस्ड ऑन द फीडबैक सिस्टम फ्रॉम डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड. ठीक है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड जो इसको फीडबैक देता है, उससे पता चलता है कि भाई प्रोग्रेस कितनी चल रही है. ठीक है, अब इसमें ना एक और क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कि जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी मीटिंग होती है वो एनुअली होती है या बाय एनुअली होती है, तो ये DAC कैसे मिलती है? DAC का भाई अपनी मर्जी की मालिक है. इट मीट्स एज रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत होगी तब मिलेगी. ऐसा फिक्स नहीं है कि साल में एक बार मिलना ही मिलना है, 2 बार मिल, जब काम है तब मिलो, अगर कोई काम नहीं है तो मत मिलो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Questions related to PM cares, PM NRF and NDF in the Lok Sabha are, इसका करेक्ट आंसर है they are not admissible under the rules relating to the conduct of business in Lok Sabha. बेसिकली अगर इनके रिगार्डिंग कोई एमपी क्वेश्चन पूछना चाहता है ना, तो ही इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दी लोकसभा. अब है ना, इन 3 फंड्स क्योंकि न्यूज़ में थे ना, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ठीक है, देखो यार, पीएम केयर्स सबसे पहला फंड जिसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड. ठीक है, ये कब आया था? ये आया था 27 मार्च 2020 में. किसके कारण आया था? ये आया था कोविड-19 के आउटब्रेक पे. ठीक है, ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के जो इसमें पैसा आता है ना, वो इसके अंडर चला जाता है, अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. ठीक है, पीएम केयर्स किस चीज़ के कारण आया था? कोविड सिचुएशन आउटब्रेक होने के बाद कि भाई हमारे पास एक स्पेशली ऐसा फंड होना चाहिए जो कि जैसे कोविड-19 जैसी सिचुएशन अगर कभी दोबारा आ जाए तो उसमें अगर हमें पैसा चाहिए तो एक स्पेशली डेडिकेटेड फंड हो हमारे पास. पीएमएनआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल रिलीफ फंड. ये आया था जनवरी 1948 में. इनिशियली ना ये फंड पता है कौन से लोगों के लिए यूज़ होता था? इट यूज टू असिस्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान. जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे ना, अब उनके पास रहने के लिए तो कोई जगह नहीं थी, तो एनआरएफ फंड आया था ताकि हम उनकी मदद कर पाए. आज के दिन ये फंड यूज़ होता है फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्विक, रायट्स एंड एक्सीडेंट्स के लिए भी. ठीक है, अब आती है एनडीएफ. एनडीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस फंड. ठीक है, ये जो फंड है ना, इट इज़ यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री. इसमें पैरामिलिट्री भी है एंड देयर डिपेंडेंट्स. ठीक है, इसमें जो पैसा होता है ना, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव कमिटी. अब इस एग्जीक्यूटिव कमिटी का जो चेयरपर्सन है, वो चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, इस कमेटी के पार्ट कौन कौन है? पीएम, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर. तो इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में टोटल 4 लोग हैं, जिसमें से एक तुम्हारा चेयरपर्सन है जो कि तुम्हारा पीएम है, और 3 तुम्हारे डिफेंस, फाइनेंस एंड होम मिनिस्टर. ठीक है, इन 4 से ये एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSAC इज, इसका करेक्ट आंसर है इट इज़ अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. देखो यार, इसमें क्या याद रखने की चीज़ है कि ना, इट कैन बी इशूड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है और तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है. ठीक है, अब देखो यार, जो GSEC है ना, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशंस. जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है ना, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है, लोग खरीदते हैं, उसको पैसे मिलते हैं. तो तुम ये याद रखना, इट रिप्रेजेंट्स अ गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशंस. ठीक है, अब देखो, अब GSEC में ना 2 वैरायटी आती है. जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेस देन 1 ईयर के लिए हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स. ठीक है, टी बिल्स. और ये वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है. ठीक है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है. जिनकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मोर देन और इक्वल टू 1 ईयर के लिए लागू है ना, वो उनको बोलते हैं तुम्हारे बॉन्ड्स या फिर डेटेड सिक्योरिटीज़. ठीक है, इनको दोनों दे सकती हैं, तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है और तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है. जब स्टेट गवर्नमेंट इन्हें देती है ना, तो वो इसे बोलती है SDL. इसकी फुल फॉर्म है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स. ठीक है, अब देखो, इनको ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एक और तरीके, एक नाम से और जाना जाता है. ये ना बेसिकली नो रिस्क डिफॉल्ट है. दीज आर रिस्क फ्री गिल्ड एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, तो इन्हें याद रखना है यार. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ योर नेम वॉज ऑन द ड्राफ्ट स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR रोल एंड हैज नॉट मेड टू द फाइनल रोल, यू कैन अपील अगेंस्ट द डिसीजन बिफोर. तुम्हारा नाम ड्राफ्ट में था, ठीक है,
जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन रोल बना था उसमें तुम्हारा नाम था, बट तुम्हारा नाम ना फाइनल रोल में नहीं आया। तो तुम किसको बताने जाओगे कि भाई मेरा नाम नहीं आया? तुम बताने जाओगे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिसको हम DEO भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वाइल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अ 4% टारगेट इन टर्म्स ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, it keeps a close eye on the underlying price pressures which respond to demand changes, something it can control through interest rate hikes or cuts. It is known as core inflation. तो चलो यार पहले जानते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन आखिरकार होता क्या है। देखो यार, कोर हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है टोटल इन्फ्लेशन, एक कंट्री में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है हर चीज़ को काउंट करके, एवरीथिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन होता है इन्फ्लेशन, मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन विच इज़, मान लो तुम टोटल इन्फ्लेशन, बट इसके अंदर तुम फ्यूल और फूड का इन्फ्लेशन काउंट नहीं कर सकते। तो देखो यार, वैसे ना क्वेश्चन यहाँ से एक और भी बन सकता है, कोर इन्फ्लेशन के ऊपर एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, वो तुम्हें बता देगा कि इट इज़ इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन, इट इज़ इक्वल टू हेडलाइन माइनस फ्यूल, या फिर हेडलाइन माइनस फ्यूल माइनस फूड। तो तुमको याद रखना है कि पूरा इन्फ्लेशन सारी चीज़ों को मिला के तो वो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। जब इसके अंदर से तुम फूड और फ्यूल को हटा देते हो तब तुम्हारा बनता है कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। यार ये क्यों न्यूज़ में अभी जो तुम्हारा CPI का बेस इंडेक्स है ना, कंज्यूमर इंडेक्स, तो उसका बेस ईयर अभी चेंज हुआ है, ठीक है। अब इसका बेस ईयर बन गया 2024, ठीक है। CPI क्या मेजर करता है? CPI मेजर्स चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड्स, ठीक है। अब जो नया CPI आया है ना, इसके अंदर टोटल 12 डिविजन्स हैं, ठीक है। इसको 12 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर ये बहुत सारी चीज़ों में और डिवाइड होगा। फाइनली जो आइटम्स ऐड हुए हैं ना, फाइनली जो आइटम्स बने हैं वो हैं 358 आइटम्स, ठीक है। पहले ना रूरल हाउस रेंट CPI की डिविजन्स या इन सब में काउंट ही नहीं होता था, बट नाउ इट हैज़ बीन एडेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में आ सकता है वन ऑफ द ऑप्शंस बन के, ठीक है। अब देखो, विच कंट्री रिमेन्ड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इनफ्लो टू द इंडिया? कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा FDI इंडिया के अंदर आता है? इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। एंड सिंगापुर ये टाइटल पिछले 7 साल से जीत रही है, सबसे ज़्यादा FDI फ्रॉम, मतलब इन लास्ट 7 ईयर्स सिंगापुर से आया है, हर साल इससे सब में सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। अब देखो यार, ये भी याद रखना, इंडिया एंड सिंगापुर है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो अभी ना आगे 1-2 क्वेश्चंस के बाद ना मैं तुम्हें बताऊंगी इंडिया के कौन कौन सी कंट्रीज़ इंडिया की स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। बहुत सारे ना लेबल होते हैं, इंडिया ने ना लेबल दे रखा है कंट्रीज़ को, तो सिंगापुर को जो लेबल मिला हुआ है ना वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर, तो ये याद रखना, ठीक है। 7 ईयर तो मैंने तुम्हें बता दिया, पिछले 7 साल से हर साल सिंगापुर ही सबसे लार्जेस्ट इनफ्लो ऑफ FDI आ रहा है। देखो तुम, सिंगापुर 44.7%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द अरावली रेंज एक्सटेंड्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सी स्टेट्स के थ्रू अरावली जाती है? यार अरावली तुम्हें पता है, अभी एक जंगल सफारी बनाने वाली थी हरियाणा गवर्नमेंट, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अब नहीं बनेगी, वो अरावली रेंजेस के अंदर ही बन रही थी, गुड़गांव की साइड में। तो अरावली रेंज कुछ ना कुछ करके फिर बार बार न्यूज़ में आई जाता है, तो तुम्हें हमेशा याद होना चाहिए कि ये रेंज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली में पास होती है, ठीक है। अब देखो, एज पर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ब्रेक्स ऑन, जो मैं तुम्हें बता रही थी हरियाणा गवर्नमेंट जंगल सफारी प्रोजेक्ट पे ब्रेक लग गया कि अब ये नहीं बनेगा, ठीक है।
अब देखो यार, ये जो तुम्हारी अरावली रेंज है ना, ये देखो तुम फोटो के अंदर, इट एक्ट्स एज ए नेचुरल बैरियर अगेंस्ट थार डेजर्ट, ठीक है। इसके कारण डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट का एक्सपेंशन इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है, ठीक है। 12 मेजर गैप आ चुके हैं अभी तक अरावली रेंजेस के अंदर, ठीक है। ये भी याद रखना, कितने मेजर गैप आ चुके हैं? 12। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द यूनियन गवर्नमेंट्स डायरेक्टिव, द फुल वर्जन ऑफ वंदे मातरम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 6 स्टैंजास, ठीक है। जो हम स्कूल में वंदे मातरम गाते थे ना, हम उसमें सिर्फ 2 स्टैंजास गाते थे, ठीक है, जिसको हम बेसिकली हमारा नेशनल सॉन्ग भी बोलते हैं, नेशनल सॉन्ग। तो तुम याद रखना, नेशनल सॉन्ग के अंदर तो सिर्फ 2 स्टैंजाज ही हैं, ठीक है। बट वंदे मातरम जो पूरा है ना, पूरे वंदे मातरम के अंदर 6 स्टैंजाज हैं, ठीक है। बट ओनली 2 स्टैंजाज आर काउंटेड फॉर आर नेशनल सॉन्ग, हाउएवर इन टोटल देर आर 6 स्टैंजाज, ठीक है। अब देखते हैं। अच्छा यार, थोड़े बहुत ना समय है कि कितना समय लगता है वंदे मातरम के 6 स्टैंजाज गाने के लिए ना, ऑफिशियली 3 मिनट 10 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। ओनली 2 स्टैंजाज फॉर्म पार्ट ऑफ नेशनल सॉन्ग। मैंने तुमको ये बता ही दिया कि है तो वंदे मातरम में 6 स्टैंजा, बट नेशनल सॉन्ग के लिए सिर्फ 2 स्टैंजाज को काउंट किया जाता है। उन 2 स्टैंजाज को गाने के लिए लगते हैं 65 सेकेंड्स। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये इनिशियली संस्कृताइज्ड बंगाली में लिखा गया था, बाद में इसको उन्होंने अपनी किताब आनंद मठ में भी इंक्लूड किया था। वंदे मातरम सबसे ज़्यादा गाया गया था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम, जो हुई थी 1905 से 1908 तक। मान लो कोई ऑफिशियल इवेंट है, उसमें वंदे मातरम और क्या बोलते हैं अपना जनगण मन दोनों गाने हैं, तो पहले कौन सा गाया जाएगा? ओपनिंग के दौरान तो वंदे मातरम गाया जाएगा, और जब वो पूरा इवेंट खत्म हो जाएगा ना, क्लोजिंग के दौरान नेशनल एंथम गाया जाएगा, मतलब जनगण मन गाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लो कोई ऑफिशियल इवेंट है, उस ऑफिशियल इवेंट में इफ बोथ द थिंग्स हैव टू बी संग, नेशनल सॉन्ग एज वेल एज नेशनल एंथम, तो सबसे पहले क्या गाया जाएगा? सबसे पहले गाया जाएगा वंदे मातरम, क्लोजिंग के टाइम गाया जाएगा नेशनल एंथम। और जैसे इसको 3 मिनट 10 सेकेंड और 65 सेकेंड्स लग रहे हैं ना, नेशनल एंथम को पूरा ऑफिशियली गाने के लिए 52 सेकेंड्स लगते हैं। तो इन 3 टाइम को याद रखना, ठीक है। द थीम ऑफ द AI Summit 2026, which is hosted by India, draws inspiration from which one of the following ancient Indian principles? भाई AI Summit 2026 की थीम क्या थी? उसकी थीम थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है। अब देखो यार, ये इवेंट हुआ कहाँ पे था? ये इवेंट हुआ था भारत मंडपम में, जो कि है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का मतलब है वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, ठीक है। फर्स्ट AI समिट कहाँ हुई थी? वो हुई थी यूके के अंदर 2023, ठीक है। इसके अंदर एक डिक्लेरेशन साइन हुई थी जिसका नाम था ब्लैकले डिक्लेरेशन, 2023 में ये साइन हुई थी। सेकंड समिट हुई थी 2024 के अंदर, जो कि हुई थी सियोल के अंदर। थर्ड हुई थी 2025, जो कि हुई थी पेरिस के अंदर, ठीक है। द फर्स्ट गवर्नमेंट सपोर्टेड नेशनल बायो बैंक, ठीक है, नेशनल बायो बैंक इज रिलेटेड टू विच डिजीज? हमारे इंडिया में जो फर्स्ट नेशनल बायो बैंक बना है, वो कौन से डिजीज के लिए बना है? वो बना है LSD, जिसका फुल फॉर्म है लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, इसको LSD भी बोलते हैं। तो यार अब देखते हैं कि बायो बैंक का काम क्या है। बायो बैंक में ना हम बहुत सारे सैंपल्स को
इकट्ठा करते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स को इंटीग्रेट करते हैं और हम उस बीमारी का ना क्योर ढूंढते हैं, ठीक है। अब एलएसडी में होता क्या है, एलएसडी कॉजेज बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स इन बॉडी सेल, हम मतलब इंसान की बॉडी में ना टॉक्सिक मटेरियल बनने लग जाते हैं, एंड दे लैक सर्टेन एंजाइम्स एक्टिवेटर्स, मतलब कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी बॉडी में होनी चाहिए थी वो नहीं होती, और टॉक्सिक मटेरियल आपकी सेल के अंदर इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। पेशेंट की बॉडी ना इट फेल्स टू ब्रेक डाउन फैट्स एंड शुगर, एलएसडी में द बॉडी फेल्स टू ब्रेक डाउन फैट्स एंड शुगर्स, ठीक है। अब देखो यार, द कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट recently approved by CCEA, which is Cabinet Committee on Economic Affairs, will connect which of the following, इसमें से कौन सी चीज़ को कनेक्ट करेगी हमारी ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट, इट विल कनेक्ट गोहपुर टू नुमालीगढ़, ठीक है। ये दोनों जगह असम के अंदर है। ये जो टनल है ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीनीथ बनेगी। ये NH15 को NH715 से कनेक्ट कर देगी, ठीक है। तो एक स्टेट भी याद रखना, वो स्टेट भी पूछ सकते हैं किस स्टेट में बन रही है, किस नदी के नीचे बन रही है, तो तुम्हें याद होना चाहिए ब्रह्मपुत्र एंड असम। द तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, ठीक है। यार ये नेविगेशन प्रोजेक्ट ना काफ़ी दिनों से न्यूज़ में आया हुआ है, ठीक है। ये जो नेविगेशन प्रोजेक्ट है ना ये झेलम नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखो यार, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, इसका नाम ना वूलर बैरेज है, ठीक है। एक इसका इट इज़ ऑल्सो नोन एज वूलर बैरेज। ये साइन हुआ था 1980 में, दिस प्रोजेक्ट बिगेन इन 1984। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया अंडर इंडस वाटर ट्रीटी जो कि साइन हुई थी 1960 के अंदर। इस प्रोजेक्ट का एम क्या था, इट वाज एम टू हैव अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ वाटर इन दी झेलम। ये वूलर लेक के पास है, तो तुम्हें मोटा मोटा याद रखना है, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का एक और नाम है वूलर बराज, ये झेलम नदी के ऊपर है, वूलर लेक के पास है। तो ये 3-4 चीज़ें याद रखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंड मिशन टू द मून, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है आर्टेमिस 2, ठीक है, याद रखना। अभी हम सारे जो मैंड मिशन थे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, USA इज द ओनली कंट्री, ठीक है, USA एक इकलौती कंट्री है हुज एस्ट्रोनॉट्स हैव एक्चुअली लैंडेड एंड वॉकड ऑन द मून। USA के अलावा और कोई कंट्री नहीं है जिसके एस्ट्रोनॉट्स एक्चुअली मून पर लैंड करके वॉक करके आए हों, ठीक है। पहला मिशन जो मून के ऊपर लैंड किया और एस्ट्रोनॉट्स जिससे बाहर निकले थे वो था अपोलो 11। तो ये तुम ये नाम भी याद रखना यार, अपोलो 11 जो कि मून पे गया था 1969 में। इससे जो एस्ट्रोनॉट्स मून पे गए थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज ऑल्ड्रिन, ठीक है। उसके बाद जो मिशंस गए थे ये भी सारे मैंड मिशन थे, अपोलो 12, अपोलो 14, 15, 16 एंड जो सबसे लास्ट गया था अपोलो 17 वो गया था 1972 में, ठीक है। टोटल 12 एस्ट्रोनॉट्स हैव गॉन टू द मून, ठीक है। USSR, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान हैव सक्सेसफुली सेंट अनक्रूड अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट टू द मून, ठीक है। ये मैंड मिशन की बात नहीं हो रही है, ये अनक्रूड मिशंस की बात हो रही है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स नहीं जाते, ठीक है। अब थोड़ा ना आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। आर्टेमिस 1 जो मिशन गया था ना, इट वाज एन अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट टू द मून। आर्टेमिस 2 में ह्यूमंस भी गए थे और ये ना मून को फ्लाई बाय करके आए थे। अगर जैसे मून है ना, इट वाज अ मिशन टू द मून, ये मून को फ्लाई बाय करके वापस आ गए, बट इन्होंने ना लैंडिंग नहीं की थी, नो लैंडिंग थी। आर्टेमिस 3 में क्या होगा, ह्यूमन भी जाएंगे और ना ये डॉकिंग की डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ये जाएगा 2027 में। आर्टेमिस 4 में ह्यूमंस जाएंगे, वो मून पर लैंड भी करेगा और ये मिशन जाएगा 2028 में। ये टोटल चारों मिला के बनते हैं आर्टेमिस प्रोग्राम।
जिसमें से अभी अभी लेटेस्ट जो गया था वो था आर्टेमिस 2। ठीक है, अब देखो है आर्टेमिस 2 में कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स गए थे। इसमें गए थे रेड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच एंड जेरेमी हैंसन। ठीक है, देखो यार अभी तक तो तुम्हें पता है कि मून वाले सारे मिशन में बेसिकली यूएस से गए थे। ये जो जेरेमी हैंसन थे ना, ये कनाडा के हैं। बट ठीक है, इन्होंने आर्टेमिस 2 ने जो शिप को फ्लाई किया उसे बोलते हैं ओरायन। इस नाम को भी याद रखना यार, वो ये भी पूछ सकते हैं कि विच शिप वॉज फ्लोन बाय देम। ठीक है, और कंट्रीज़ के जो मून एंड स्पेस मिशन है ना, जैसे चेंगेज प्रोजेक्ट, ये चाइना का है। ठीक है, इसमें ये मैंड मिशन भेजेंगे मून पर 2030 में। इंडिया मून पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा अंडर स्पेस विजन 2047। हमारे प्रोजेक्ट का नाम ये है। ठीक है, तो हम गगनयान में क्या कर रहे हैं? देखो यार, गगनयान जो प्रोजेक्ट है ना, वो मून के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, याद रखना है, वरना लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, गगनयान को मून से रिलेट करते नहीं। गगनयान इज अ मिशन टू लो अर्थ ऑर्बिट। ओके, देखो यार, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति is conducted between India and Malaysia involving their, तो तुम्हें इतना तो पता चल गया, हरिमाऊ शक्ति नाम की एक एक्सरसाइज है जो इंडिया एंड मलेशिया के बीच में होती है। ठीक है, ये होती है इनकी आर्मीज के बीच में। ठीक है, याद रखना। देखो है, अभी अभी ना रिसेंटली इंडिया और मलेशिया के बीच में थोड़े एमओयू साइन हुए हैं। वो एमओयू साइन हुए हैं एंटी करप्शन कमीशन एंड इंडिया के सीबीआई के बीच में। ठीक है, मलेशियाज एंटी करप्शन कमीशन एंड इंडिया के सीबीआई के बीच में। थोड़े बहुत हुए हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है, जैसे हरिमाऊ शक्ति आर्मी की है ना, ऐसे समुद्र लक्ष्मणा ये दोनों कंट्रीज़ की नेवी करती हैं। उदार शक्ति एयरफोर्स करती है। तो तुम्हें इन तीनों का नाम याद होना चाहिए। हरिमाऊ शक्ति आर्मीज करती है। ठीक है, समुद्र लक्ष्मणा नेवी करती है, उदार शक्ति एयरफोर्स करती है। देखो, अब मैंने तुम्हें बोला था ना, मैं तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर और जो इंडिया ने लेबल्स दे रखी और कंट्रीज़ को उनके बारे में बताऊंगी। तो ऐसे ही याद रखना यार, मलेशिया भी इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब देखते हैं कौन कौन सी कंट्री इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बहुत ही लिमिटेड सी कंट्रीज़ हैं। पहली है यूएई, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मलेशिया, सिंगापुर एंड आसियान की सारी कंट्रीज़। तुम ये याद रखना यार, ये लिस्ट, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। वो क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू इंडिया। 4 ऑप्शन देगा, उनमें से एक ऑप्शन में ये कंट्रियाँ होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा ये सवाल कि यार कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया में है तुम्हारी यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यूके, मलेशिया, सिंगापुर एंड आसियान की कंट्रीज़। ठीक है, अब देखो यार, अदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कौन है हमारे? अदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के अंदर वियतनाम। वियतनाम क्या है? वियतनाम हमारा इन्हांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ठीक है, ये कब बना था? 2026 के अंदर। रशिया हमारा स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जापान हमारा स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनर है। फ्रांस हमारा स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ये बना था 2026 में। तुम्हें ना ये लेबल याद करने पड़ेंगे यार। इसमें भी देखो ऐसे करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्हांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर। 3-4 नाम लिख देगा, उसमें से एक नाम वियतनाम होगा। आंसर क्या होगा? वही वियतनाम। ठीक है, तो ये लेबल्स वाली कंट्री को याद रखना है। ठीक है, अब देखो यार, द बाइलेटरल मिलिट्री कॉपरेशन प्लान BMCP for 2026 was exchanged between which two countries। देखो यार, जो BMCP हुआ है ना 2026, जो प्लान है बाइलेटरल मिलिट्री कॉपरेशन प्लान, इट इज़ एक्सचेंज्ड बिटवीन इंडिया एंड इटली। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
ये एक्सचेंज किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इटली के डिफेंस मिनिस्टर निकोलस जॉर्जियस के बीच में मानेकशॉ सेंटर में ये साइन हुआ था। इट इज़ अ कोर्स फॉर मिलिट्री एंगेजमेंट बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द टू कंट्रीज विच आर इंडिया एंड इटली। ठीक है। तेजस्विन शंकर इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट। ठीक है, किस स्पोर्ट के साथ तेजस्विन शंकर एसोसिएटेड है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है, सोचो एक बार थोड़ा, ये इंसान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे अभी। इसका करेक्ट आंसर है एथलेटिक्स। ठीक है, ये एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। ठीक है, देखो ये अकेले खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इन एशियन इंडोर एथलेटिक चैम्पियनशिप। कौन से स्पोर्ट में? मेंस हेप्टेथलॉन। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन मेंस हेप्टेथलॉन में एट द एशियन इंडोर एथलेटिक चैम्पियनशिप एंड इट वाज इंडियाज ओनली गोल्ड मेडल। और जो मेडल्स जीते वो किसने जीते? तेजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता मेंस शॉट पुट में सिल्वर, पूजा सिंह ने जीता वुमेन्स हाई जंप में सिल्वर, एनसी सोजन ने जीता वुमेन्स लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज, जे आदर्श राम ने जीता मेंस हाई जंप में ब्रॉन्ज। अकेला जो गोल्ड जीता गया वो हमारे तेजस्विन शंकर ने जीता, तो तुम्हें ये नाम भी याद होना चाहिए। और ये एक एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रपोज्ड नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप NLST is located in Meerut, which is a place in Ladakh। ठीक है, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। ठीक है, देखो यार NLST का जो अपर्चर है ना वो 2 मीटर का है। ये विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करता है। ठीक है, अब है ना एक दो सोलर ऑब्जर्वेटरीज जो पहले से इंडिया में, उनके बारे में जानते हैं। कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है तमिलनाडु में, ये बनी थी 1899 के अंदर। उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी है राजस्थान के अंदर, ये बनी थी 1975 में। NLOT जो कि है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल NIR टेलीस्कोप। ठीक है, इसका अपर्चर होगा 13.7 मीटर का। ये बनेगी हानले के अंदर। जैसे ये मेरठ में बन रहा है ना नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, ये दूसरा टेलीस्कोप आएगा हानले के अंदर। ये वर्क करेगा ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड के अंदर। ठीक है, अब देखो यार इंडिया इतने टेलीस्कोप बना रही है, इसे कहीं ना कहीं से तो ज्ञान लेना पड़ेगा ना। वो ज्ञान इसे कहाँ मिल रहा है? वो ज्ञान इसे 30 मीटर टेलीस्कोप में मिल रहा है। 30 मीटर टेलीस्कोप एक बनाया जा रहा है जिसको बना कौन कौन सी कंट्रीज रही हैं मिलके? वो है इंडिया, USA, कनाडा, चाइना एंड जापान। जो नॉलेज हमने यहाँ से ली ना वो नॉलेज हमने इन 2 प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर लेंगे और हम इन 2 प्रोजेक्ट्स को फ्यूचर में बना लेंगे और ये पुराने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, द प्रपोज्ड रीजनल सर्विस सेंटर RSC फॉर सुनामी रिलेटेड कोऑर्डिनेशन इज प्लान्ड एट विजयनगर इन स्वराज द्वीप। ठीक है, देखो यार इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकोइस हैज़ प्रपोज्ड टू एस्टैब्लिश RSC। इनकोइस ने बोला है कि भाई RSC लगाओ स्वराज द्वीप के ऊपर। ठीक है, इनकोइस जो है ना इट इज़ अ नोडल एजेंसी विच इज़ ऑपरेटिंग द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। ठीक है, और जो अब ये वार्निंग सिस्टम बना रहे हैं ना नया वाला, इट कैन डिटेक्ट सेस्मिक एंड नॉन सेस्मिक कॉजेस। देखो सेस्मिक तो वो होता है जो अर्थक्वेक के कारण तुम्हारा आता है। ठीक है, सुनामी जो अर्थक्वेक के कारण आती है। नॉन सेस्मिक कॉजेज होते हैं लैंडस्लाइड्स, सबमरीन इवेंट्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड मडस्लाइड्स। इनके कारण जो सुनामी आती है ना हम उसे बोलते हैं नॉन सेस्मिक। ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया ये कहाँ लग रहा है? विजयनगर स्वराज द्वीप के ऊपर। तो चलो यार विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टू दिस वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।